डर के मारे उसने अपने माता पिता के लिए चिल्लाया, केवल यह देखने के लिए कि उनका जहाज उग्र तूफानी लहरों के नीचे गायब हो गया। बिजली और डूबते मलबे के बीच उसने अपनी मां को मुंह के बल तैरते हुए देखा। जब उसने उसे छुआ तो उसने उसके सीने पर एक खून का धब्बा पाया। वह पहले ही मर चुकी थी। जब तक वह सदमे को समझ पाता, एक लहर ने उसे निगल लिया, उसे उस गर्त में खींच लिया जहां उसने जहाज के चालक दल और अपने माता पिता के शवों को गहराई में डूबते हुए देखा। भाग्य से उसके दादा, जिन को शक्तिशाली चियोंगू समूह के अध्यक्ष, ने उसे पकड़ लिया और उसे सतह पर खींच लिया। गोलियों के घावों से भरे होने के बावजूद बूढ़े आदमी ने पूरी तरह से ताइहा की जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे एहसास हुआ कि लड़के के माता पिता नहीं डूबे, वे जहाज के डूबने से पहले ही फांसी पर लटकाए गए थे। यह जानते हुए कि उसका समय कम है, सियोको ने ताइहा के हाथ में एक काला फाउंटेन पेन दिया। उसे एक वकील किम इंसू को खोजने के लिए कहा। उसने लड़के से कहा कि चाहे कुछ भी हो, उसे चियोंगू समूह का वारिस बनने के लिए जीवित रहना चाहिए। एक अंतिम बलिदान के कार्य के साथ अध्यक्ष ने अपने पोते पर एक जीवन जैकेट बांध दी और उसे रात में धकेल दिया। अगले दोपहर सालेरनो परिवार, एक इटालियन माफिया सिंडिकेट का एक कंटेनर जहाज ताइहा को समुद्र में तैरते हुए खोज लिया। क्रू लड़के की कहानी पर संदेह कर रहा था, लेकिन उनके नेता रेगिना सालेरनो तब चौंकी जब उसने देखा कि बच्चा धाराप्रवाह इतालवी बोलता है। ताइहा ने बताया कि उसके परिवार की यॉट पर बंदूकधारियों ने हमला किया था, लेकिन रेगिना दान देने वालों में से नहीं थी। उसने उसे समुद्र में वापस फेंकने का कारण मांगा। इसके जवाब में ताइहा ने अपने दादा का नाम और फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करके चियोंगू समूह का उत्तराधिकारी होने की पहचान साबित की, यह सुझाव देते हुए कि उसे वापस करना उसे मारने से अधिक लाभदायक होगा। रेगिना ने इस सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लिया और कोरिया में वकील किम इंसू से संपर्क किया। हालांकि फोन पर दूसरी तरफ का आदमी वह सहयोगी नहीं था जिसकी ताइहा को उम्मीद थी। किम इंसू एक शराबी पार्टी में था और बचाव की व्यवस्था करने के बजाय उसने भाड़े के सैनिकों को तुरंत लड़के को मारने के लिए $1 मिलियन की पेशकश की। अगर वे अनुपालन नहीं करते हैं तो सालेर्नो परिवार को मूल नरसंहार के लिए दोषी ठहराने की धमकी दी। स्पीकर फोन पर इस विश्वासघात को सुनकर ताइहा ने महसूस किया कि उसके अपने रिश्तेदार ही थे। जिम रेगिना के आदमी अपनी राइफलें उसकी ओर तान रहे थे। इसके बजाय उसने एक चाकू उठाया और सालेर्नो परिवार के प्रतीक को अपने हाथ में उकेर दिया। उसने रेगिना से कहा कि चियोंगू उसकी जान के लिए कभी भुगतान नहीं करेगा, इसलिए उसे उसे अपने पास रखना चाहिए। उसने वादा किया कि अगर उसने उसे प्रतिशोध की शक्ति दी तो वह हमेशा उसके परिवार के प्रति वफादार रहेगा। लड़की की दृढ़ता से प्रभावित होकर रेगिना हंस पड़ी और उसे अपने में शामिल कर लिया। झुंड में वर्तमान दिन तक 17 साल आगे बढ़ते हैं। वयस्क ताइहा स्मारक हॉल में वापस है, लेकिन उसकी शांत चिंतन की पल को चोंगू सुरक्षा के एक हिट स्क्वाड द्वारा बाधित किया जाता है। वे एक आदमी ली जंगू द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं, जो मानते हैं कि वे एक कार्यकारी निदेशक को बचाने के लिए वहां है जिसे अपहरण किया गया है। उनके लिए दुर्भाग्य से ताइहा अब एक बेबस बच्चा नहीं है। भूतिया गति से चलते हुए वह 2 चाकुओं से पूरी सुरक्षा टीम को नष्ट कर देता है, जैसे उनकी बुलेट प्रूफ सुरक्षा वहां न हो। एक बार जब गार्ड्स का सामना किया जाता है, ताइहा एक कार के ट्रंक की ओर बढ़ता है। अंदर कार्यकारी निदेशक विश्वासघाती वकील किम इंसू अब बूढ़ा और दयनीय है। वकील दया की भीख मांगता है, यह दावा करते हुए कि वह केवल आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन ताइहा ठंडा रहता है। वह आदमी पर $10 मिलियन नकद का एक बैग फेंकता है, यह नोट करते हुए कि यह 17 साल पहले वादा किया गया खून का पैसा था। ताइहा बताता है कि उस दिन जिसे मारा जाना था वह समुद्र में मर गया और उसकी जगह पुनर्जन्म हुआ। वह ट्रंक में एक लाइटर गिराता है, पैसे और विश्वासघाती को आग लगा देता है। जैसे जैसे कार एक अंतिम अग्नि में बदलती है, ताइहा एक सिगरेट जलाता है। अंततः अपने माता पिता और दादा से शांति से सोने के लिए कहता है। वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए लौट आया है और रास्ता पहले से ही खून से पक्का है। जिन ताइहा अपनी मिशन की शुरुआत एहा में घुसपैठ करके करता है। होल्डिंग्स एक निजी सुरक्षा फर्म जो चियोंगू समूह के लिए एक अनुबंध हिंसा संगठन के रूप में गुप्त रूप से कार्य करती है। वह इमारत में घातक दक्षता के साथ चलता है, जल्दी से कई सशस्त्र गार्डों को निष्क्रिय करता है। कमरे को साफ करने के बाद हम यह आदमी चियोंगू की शक्ति का उल्लेख करके ताइहा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन नायक पहले से ही अच्छी तरह से सूचित है, क्योंकि वह जानता है कि यह सुरक्षा फर्म वास्तव में चियोंगू के प्रतिद्वंदियों के अपहरण और हत्या का काम करती है। वह धमकियों की अनदेखी करता है और एक पिछले कमरे में जाता है। अंदर ताइहा 3 बंधे हुए कैदियों को खोजता है। समय बर्बाद करने के बजाय वह कुशलता से एक चाकू फेंकता है ताकि सिब्योर उनकी रस्सियां काट सके और उन्हें बिना अपनी उपस्थिति का उल्लेख किए भागने के लिए निर्देशित करता है। जब कार्यालय गवाहों से साफ हो जाता है तो हमारा नायक हरे आदमी पर अपनी पूरी ध्यान वापस लगाता है। उसे चियोंगू के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों का कार्यक्रम जानना है, विशेष रूप से एक आपात बैठक के संबंध में जो उसे पता है कि आने वाली है। जब अधिकारी अपने परिवार के डर से बात करने से इनकार करता है तो ताइहा अपनी धैर्य खो देता है। वह आदमी की आंख पर चाकू दबाता है, यह स्पष्ट करते हुए कि उसके जीवन के लिए तत्काल खतरा किसी भी भविष्य की प्रतिशोध से कहीं अधिक बुरा है। बाद में हमारा लड़का शहर में चलता है, कोरिया की स्थिति पर विचार करते हुए। 70 साल बाद वह देखता है कि देश कैसे बदतर हो गया है। वह याद करता है कि कई साल पहले एक राष्ट्रपति जो अपराध पर युद्ध की घोषणा करता था, राष्ट्र कॉर्पोरेट और आपराधिक साठगांठ के अधीन गिर गया। विशेष रूप से चियांगू समूह ने हिंसा और मीडिया हेरफेर का उपयोग करके जनता को यह मानने के लिए ब्रेन वॉश किया कि वे एक जन कंपनी है, जबकि उन्होंने अपने विरोधियों को कुचल दिया। स्थानीय माहौल में ढलते हुए हमारा नायक एक सुविधा स्टोर पर रुकता है ताकि सिगरेट का एक पैक खरीद सके। संयोग से वह एक आदमी से मिलता है जिसके बाल बैंगनी रंग के हैं और जो अंतिम पैक खरीदने की कोशिश कर रहा है। दृश्य से बचने के लिए तहा विनम्रता से अजनबी को उन्हें लेने देता है। आदमी, जो आभारी प्रतीत होता है, उसे बाहर
फॉलो करता है और उसे एक सिगरेट देता है। इस संक्षिप्त बातचीत के दौरान हमारे नायक की प्रवृत्तियां, जो शब्दर वर्षों के माफिया के अनुभव से निखरी हैं, सक्रिय हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह अजनबी बेहद शक्तिशाली है, संभवतः उन राक्षसों के स्तर पर जिनका उसने विदेशों में सामना किया था। भविष्य के संघर्ष से बचने की उम्मीद में तहा उस आदमी को दूर जाते हुए देखता है। दुर्भाग्य से वह आदमी चियोन हेमे है, ओसन गुट का एक उच्च स्तरीय सदस्य। उनकी मुलाकात के तुरंत बाद हेमे और थे होल्डिंग्स कार्यालय पहुंचता है और तहा द्वारा छोड़ी गई खून की बहेद देखता है। सटीक घावों की जांच करने पर हेमे को एहसास होता है कि हमला एक मास्टर ब्लेड धारक का है। वह एक चियोंगू कार्यकारी को फोन करता है ताकि उसे चेतावनी दे सके कि वही व्यक्ति जिसने किम इंसू को मारा अब बाकी नेतृत्व के लिए आ रहा है। क्योंकि हेमे ने स्टोर में तहा के हाथ पर विशेष निशान देखे थे, वह संदेह करने लगता है कि वह अजनबी जो उसने पहले मिला था वही अपराधी है। जैसे ही मैन कार्यालय छोड़ता है और एक अंधेरी गली की ओर बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। अजीब बात है, यह ताइहा है जिसने ही मैन का पीछा करने का फैसला किया ताकि यह देख सके कि उसकी कौशल वाला आदमी कहाँ जा रहा है। दोनों आमने सामने होते हैं और सुविधा स्टोर से सामान्य शिष्टता गायब हो जाती है। ही मैन इस बात से प्रभावित है कि कोई बिना देखे उसका पीछा करने में सफल रहा, लेकिन उसका चेहरा जल्दी ही शिकारी का हो जाता है क्योंकि वह लड़ाई के लिए तैयार होता है। हमारा नायक अपने चाकू निकालता है और दोनों अद्भुत गति से टकराते हैं। उनकी धारियां अंधेरे गली में चिंगारी पैदा करती हैं और ताइहा के हमलों की तीव्रता इतनी अधिक है कि पास की वस्तुएं ही मैन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही काट दी जाती। यह समझते हुए कि वह एक असली शिकारी का सामना कर रहा है, ही मैन ऊपर देखता है और ताइहा को चांद के खिलाफ छायांकित ऊंचाई पर देखता है। जब हमारा नायक फिर से लड़ाई में कूदने के लिए तैयार होता है तो यहाँ तक कि एक अनुभवी गैंगस्टर जैसे ही मैन को भी यह सोचने से नहीं रोक सकता कि चियोंगू का इतना दुर्भाग्य है कि उसने जिन ताइहा जैसे एक राक्षस को निशाना बनाया। ही मैन की कौशल के बावजूद हमारा नायक विस्फोटक गति से चलता है, गैंगस्टर को पराजित और फर्श पर खून बहाते हुए छोड़ देता है। अजीब बात है, खत्म करने के बजाय ताइहा बस चलने लगता है। जब एक निराश ही मैन पूछता है कि उसे क्यों छोड़ा जा रहा है, चेतावनी देते हुए कि ताइहा एक दुश्मन को जिंदा छोड़ने पर पछताएगा, हमारा नायक उपेक्षा करता है। वह समझाता है कि उसके अपने वह केवल उन लोगों को मारता है चियांगू समूह के लिए, क्योंकि ही मैन ने एक बार उसे एक सुविधा स्टोर पर सिगरेट पेश की थी। ताइहा उस छोटे दयालुता के लिए उस आदमी के जीवन को चुकता मानता है। सौभाग्य से हमारा नायक अपनी कार तक पहुंचने में सफल होता है, हालांकि वह मुठभेड़ से अपनी कमर पर एक घाव पाता है। यह उसे रोकने के लिए गहरा नहीं है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास प्रतिशोध मिशन को पूरा करने के लिए ठीक 70 मिनट बचे हैं, जो शद्दर वर्षों से चल रहा है। जब वह गाड़ी चला रहा है, दर्द उसे उस रात की एक आघातजनक याद दिलाता है जब उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। वह अपनी माँ योही जोंग को याद करता है, जो उसकी आंखों को खून के छिड़काव से बचा रही थी, जबकि उसके पिता जिन सुयोग कोरियाई बोलने वाले भाड़े के सैनिकों के एक समूह के खिलाफ दृढ़ता से खड़े थे। चिल्लाहट और तूफान के बीच उसकी मां ने उसे एक अंतिम निर्देश दिया, समुद्र में कूदो और जीवित रहो। क्योंकि उसने उस आदेश का पालन किया, वह उनके यॉट को विस्फोट होते देखने के लिए जीवित रहा, एक याद जो उसकी वर्तमान संकल्प को प्रज्वलित करती है। इस बीच गंगबोक सीक्रेट एनेक्स के रूप में जाने जाने वाले एक उच्च सुरक्षा लग्जरी संपत्ति में जिन परिवार के भ्रष्ट अवशेष एक बैठक कर रहे हैं, वातावरण विषैला है। भाइयों जूही, जाशिंग और झांगवान विश्वासघाती वकील किम इंसू की मौत और कंपनी के शेयरों के संभावित पुनर्वितरण पर बहस कर रहे हैं। उनके बड़े भाई और वर्तमान अध्यक्ष जिनगुहो अंततः उन्हें चुप कराते हैं ताकि वह अपने बेटे की रिपोर्ट सुन सके। जिन चियोंग, रिपोर्ट गंभीर है। चियोंग स्वीकार करता है कि उसने पहले ही अपराध स्थल पर संभावित गवाहों से निपट लिया है ताकि पुलिस चुप रहे, लेकिन उसने अभी तक हत्यारे की पहचान नहीं की है। यह अक्षमता गुहो को गुस्सा दिलाती है, जो अपने बेटे को वियोरेंटली मारता है, चिल्लाते हुए कि चियोंग केवल अपनी स्थिति में है क्योंकि असली वारिस 4 साल पहले मर गए। शारीरिक दुर्व्यवहार के बावजूद जिन चियोंग एक शिकारी उन्मादी मुस्कान बनाए रखता है। वह अपने पिता को आश्वस्त करता है कि हत्यारा अभी भी चियोंगू की पहुंच में है और वादा करता है कि वह उसे बिल्कुल घंटे के भीतर ढूंढ लेगा। जैसे ही परिवार बहस करता है, हमारा लड़का पहले से ही उनके दरवाजे पर है। वह इस अनेक्स को अच्छी तरह जानता है क्योंकि यह वह जगह है जहां परिवार आपात स्थितियों के लिए इकट्ठा होता है। उसके दादा के समय से तहा को एहसास होता है कि इन लोगों ने लगभग 2 दशकों में अपनी परंपराओं या उनकी कायरता को नहीं बदला है, क्योंकि उन्होंने इस प्रणाली में एक स्थान सुरक्षित करने के लिए उसके माता पिता को मारने का चुनाव किया। वह तय करता है कि रणनीतिक योजना बनाना अनावश्यक है। वह सीधे हमले का विकल्प चुनता है, अपनी कार को पूरी गति से संपत्ति के भारी धातु सुरक्षा बॉलर्स में पटकता है। प्रभाव विशाल है, लेकिन हमारा नायक धुएं के मलबे से बेफिक्र बाहर निकलता है। वह अभिजात वर्ग की सुरक्षा विवरण के माध्यम से एक भूत की तरह चलता है, एक ही तरल गति में अपने ब्लेड के साथ उन्हें निष्क्रिय करता है। भोजन कक्ष के अंदर परिवार दुर्घटना से चौंक जाता है, लेकिन असली सदमा अंदर से आता है। अचानक उनकी अपनी व्यक्तिगत गार्ड परिवार के सदस्यों पर अपने हथियार तान देते हैं। एक चौंकाने वाले विश्वासघात के कार्य में जिन चांग प्रकट करता है कि उसने कमरे पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वह अपने पिता के डर का मजाक उड़ाता है, यह पुष्टि करते हुए कि गुहो को उससे डरना सही था। एक डरावनी मुस्कान के साथ चांग सच स्वीकार करता है, वह वही था जिसने 17 साल पहले मूल अध्यक्ष और ताइहा के पिता की मौत की साजिश की थी। जैसे जैसे परिवार आंतरिक विश्वासघात में रहता है, हमारा नायक इमारत के बाहर खड़ा होता है, अपने लंबे समय से प्रतीक्षित योजना के अंतिम चरण की शुरुआत के लिए तैयार। जिन ताइहा अपने पहले हमले के बाद लॉन पर झुकता है, वह जल्दी ही गार्डों से घिर जाता है, जो यह जानकर चौंक जाते हैं उनकी संपत्ति पर सिर्फ एक आदमी द्वारा घेराबंदी की जा रही है। हालांकि असली अराजकता डाइनिंग रूम के अंदर हो रही है, क्योंकि जिनचांग ने एक बार और सभी के लिए सत्ता पर कब्जा करने का निर्णय लिया है। उसने आपातकालीन बैठक को एक हत्या के घर में बदल दिया है। जब अध्यक्ष जिन गुहो अपने बेटे को अपने ही परिवार पर बंदूकें तानने के लिए डालने की कोशिश करते हैं, तो वह भय के साथ महसूस करते हैं
कि विश्वासघात केवल एक व्यक्ति से कहीं गहरा है। गार्ड, जिनमें मून यंगमैन और दागदार पार्क जूनहो शामिल हैं, अपने इरादों को छिपाने की भी कोशिश नहीं करते। वे अपने पूर्व नियोक्ताओं का खुलकर मजाक उड़ाते हैं, कम वेतन और कठिन 4 घंटे के कार्य सप्ताह को अपने विश्वासघात के गुणों के रूप में उद्धृत करते हैं। Even the head of Xionggu Security, Baek Junsu, refuses to protect the chairman, saying his loyalty is to the company, not the man. As the situation escalates, the fourth son, Zhang Wan, argues they aren't in a lawless era, but his protest is cut short by a bullet. Since the guards no longer fear the family, they open fire, turning the dinner table into a bloody crime scene. As the rest of the family is executed, Jin Chang casually approaches his father. Strangely, the chairman isn't completely surprised. He admits he always suspected Chang was behind the accidents and divorces that cleared his way to the top. Guho admits he kept his son at a distance because he knew Chang was a predator. In response, Jin Chang reveals the darkest secret of all. He was the one who pushed the original chairman and Taiha's father into that storm 17 years ago. He mocks his father's cowardice, pointing out that Guho participated in the hit just to secure his position. When Guho claims the committee will never recognize a violent coup, Chang simply smiles. He explains that the noble heir, Taiha, is making enough noise outside to be the perfect scapegoat for the massacre. With that, he executes his father, ending the current leadership of Xionggu. While आंतरिक कार्यवाही समाप्त हो रही है, हमारा नायक बाहरी सुरक्षा विवरण के माध्यम से एक रास्ता बनाने में व्यस्त है। वह पहचानता है कि ये सामान्य प्रबंधक स्तर के गार्ड औसत गुंडों की तुलना में काफी मजबूत हैं, लेकिन अपने शक्के वर्षों के माफिया प्रशिक्षण के कारण वे अभी भी कम खतरा पैदा करते हैं। दुर्भाग्यवश ताइहा को ही मैन से पहले प्राप्त घाव फिर से उभरने लगता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। ठीक उसी समय जब धूम्रपान करने वाले किम इलसेओक के नेतृत्व में 3 विभाग प्रमुख लड़ाई में शामिल होने के लिए आते हैं। उनमें से एक, किम चोलसू, ताइहा की चोट का लाभ उठाने के लिए एक झटका लहर उत्पन्न करने वाला घूसा मारने की कोशिश करता। यह महसूस करते हुए कि वह अब अपनी सहन शक्ति को बचाने का जोखिम नहीं उठा सकता, हमारा नायक आगे बढ़ता है। दर्द के माध्यम से वह एक भूतिया गति के साथ आगे बढ़ता है, घूरन किक और घातक गले के हमलों की एक श्रृंखला के साथ अभिजात गार्डों को निष्क्रिय करता है, इससे पहले कि वे उसकी गति को पहचान सके। जब ताइहा अंततः भोजन कक्ष में प्रवेश करता है तो वह पूर्ण नरसंहार का दृश्य पाता है। जिनक्सियोंग मेज पर शांति से बैठा है, ताइहा के द्वारा खुद को मारने के लिए आए रिश्तेदारों के शवों से घिरा हुआ। चेंग उसे एक पुराने दोस्त की तरह नमस्कार करता है, यहाँ तक कि ताइहा के हत्यारे जीवन शैली का मजाक उड़ाता है। शुरू में हमारा लड़का स्थिर है, लेकिन बातचीत एक ठंडी मोड़ ले लेती है। जिनक्सियोंग एक बहुत विशिष्ट, निराशाजनक लय में एक व्यवधान के बारे में शिकायत करते हुए ताइहा के लिए एक याद ताज़ा हो जाती है। रात की जहाज के मलबे, वही आवाज जिसने अधीरता से यॉट को नष्ट करने का आदेश दिया था। यह रियलाइजिंग कि उसके सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक भ्रष्ट रिश्तेदार नहीं है, बल्कि उसके माता पिता का असली कातिल है। ताइहा की शांति गायब हो जाती है, उसकी आंखें हत्या की क्रोध से भरी हुई है। जिन चांग बदलाव को महसूस करते हुए अपनी मजाकिया छवि छोड़ देता है और अंतिम सामना के लिए तैयार होता है। हमारा नायक संकोच नहीं कर, वह अपनी तलवार उठाता है, उस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए तैयार है जो उसने दुनिया भर में हासिल करने के लिए यात्रा की थी। जिन चांग हमारे नायक का मजाक उड़ाता है उसके अनौपचारिक भाषण के लिए, लेकिन ताइहा तानों को सुन नहीं रहा है। इसके बजाय वह मानसिक रूप से स्थिति का विश्लेषण कर रहा है। उसे एहसास होता है कि चियोंग ने उसकी जीवित रहने और सालेनो माफिया में जीवन के बारे में हमेशा से जाना है। क्योंकि चियोंग को अपने हिंसक तख्तापलट को सही ठहराने और अध्यक्षता का दावा करने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए, उसने इस पूरे नरसंहार को ताइहा की वापसी के साथ मेल खाने के लिए समयबद्ध किया है। अजीब बात है, हमारा लड़का एक गणनात्मक जाल में फंस जाता है। जिन चांग अपनी उंगलियां चटकाता है, 2 विशेष गार्ड हुआंग जून ह्यूक और पार्क जून हो को कार्रवाई करने का संकेत देता है। ताइहा स्थिति की गंभीरता को पहचानता है। ये पुरुष चियोंगू समूह की मुख्य ताकत है और किसी भी औसत भाड़े के सैनिक से कहीं अधिक खतरनाक है। जैसे ही जून ह्यूक गोलीबारी शुरू करता है, हमारा नायक भूतिया गति से गोलियों की बौछार को रोकता है, लेकिन गार्डों का समन्वय ठीक है। बेजोड़ जब पार्क जून हो एक भारी हड्डी झकझोर किक मारता है, ताइहा को अचानक याद आता है कि यह आदमी शब्दार साल पहले की मूल नरसंहार में भी मौजूद था। दुर्भाग्यवश हमारे नायक की हीमेन के साथ लड़ाई से पहले की चोट फिर से खून बहाने लगती है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। वह जिनचोंग पर वार करने का एक मौका खोजने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति तब बिगड़ जाती है जब मुख्य सुरक्षा अधिकारी बाएक जुनसू अचानक लड़ाई में शामिल हो जाता है। जुनसू एक नीचे की ओर वार करता है जो फर्श को चकनाचूर कर देता है और अचानक ताइहा 3 उच्च स्तरीय योद्धाओं से घिर जाता है। जिनचोंग एक काले संतोष के साथ देखता है, यह बताते हुए कि ये पुरुष विशेष रूप से ताइहा की गति का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित थे। वह ताइहा को खलनायक हत्यारे के रूप में चित्रित करने का इरादा रखता है, जबकि वह नरसंहार को रोकने वाले नायक की भूमिका निभाता है। जब गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, ताइहा का मन 4 साल पहले इटली में उसके प्रशिक्षण की ओर लौटता है। उसे याद है जब रेगिना सालेनो ने उसे धोखेबाजों को मारने के उसके कलात्मक और भयानक तरीके के लिए डांटा था। तब ताइहा ने अपने दर्शन शास्त्र को समझाया। एक धोखेबाज को इतनी भयानक तरीके से मरना चाहिए कि अफवाहें महामारी की तरह फैल जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और परिवार के खिलाफ धोखा देने की हिम्मत न करे। रेगिना ने नोट किया था कि केवल एक हत्यारा होना उसे सूट नहीं करता था, वह कुछ और भी डरावना था। वर्तमान में वापस वह आंतरिक राक्षस जाग उठता है। Moving at a blurring speed, Taiha shatters Park Junho's face and slams him into a stone wall. He spins and slices through another guard's defense, breaking a sword with sheer force.
The guards panic, realizing they completely underestimated his true power. However, Baek Junsu stays calm. He orders Moon Dane to take Jin Chang to the helicopter while he deals with the young master. As the helicopter starts to lift off, a desperate Tai Ha lunges for the door, screaming Jin Chang's name. Baek Junsu blocks his way and delivers a devastating palm strike to Tai Ha's chest, causing him to cough up a spray of blood. Thinking the threat is over, the security team boards the helicopter. Jin Chang looks down at the estate and triggers a remote detonator, leveling the annex in a massive explosion. He laughs maniacally, believing Tai Ha has finally died in the flames, a victim of the very family legacy he sought to reclaim. Fortunately, our protagonist is harder to kill than they thought. As the helicopter gains altitude, Tai Ha, bloodied and broken, somehow leaps onto the craft. He bursts into the cabin and stabs Jin Chang in the leg, his face twisted with madness. He refuses to let the man who killed his parents sleep peacefully. Desperate and cornered, Jin Chang grabs a pistol and fires 3 times at point-blank range.